किसने समझा दिया कि देश का एकदम राजा बनना है, पार्लियामेंट के गुंबद पे जाके कब्जा कर लेना? कर पाओगे? और सत्ता मिल भी जाएगी तो व्यवस्था कैसे चलाओगे? बताओ मुझे। संविधान उस समय भी था, संविधान अभी भी है। संविधान का उस समय इस्तेमाल किया गया, अब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये है बात असली। बाबा साहब का संविधान साहब माथा में लगाते हैं इसे, अभी भी तो है। तो अब आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? शिक्षा क्यों महंगी हो रही है? रोजगार क्यों खत्म हो रहा है? संविधान तो अभी भी है। तो नहीं, भजन करेंगे सिर्फ। चार नेता खड़ा होकर बोल दिया कि ये एकदम शत्रु नंबर 1 है, ये शत्रु नंबर 2 है। राजनीति ऐसे नहीं होता है। क्या दलित अपने बल पे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितवा सकता है? तो आपको जो नारा लगवाया कि हमें देश का हुक्मरान बनना है, राजा बनना है, पीएम बनना है, सीएम बनना है, बाबा साहब ये बोले थे। इतने एफआईआर करवा के, गिरफ्तारी दे के, प्रमोशन रोक के, वीजा रुक गया, पासपोर्ट विदेल्ड है। अब तब भी मैं खुल के बात कर रहा हूं। क्यों? मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूं, मैं अम्बेडकरिज्म का स्टूडेंट हूं। मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, और जो समझ में आता है दबा के बोलता हूं। अम्बेडकर में बहस हूं। बिना बाबा साहब को पढ़े, उनके मीनिंग को समझे, आधा अधूरा इंटरप्रिटेशन और सोशल मीडिया पे गालीबाजों की फौज, नारेबाजों की फौज, ये कहां से आया? अम्बेडकरी मूवमेंट में गालीबाज है, आ सकते हैं क्या? तो इसका मतलब है ना प्लांटेड है, पेरोल पे है किसी का। कि बाबा साहब के पूरे दर्शन को, फिलॉसफी को, आइडियाज को क्या दलित राजनीति ने सर के बल खड़ा कर दिया है? शरद साहब, सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी साथी, देवियों, सज्जनों, आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब की जयंती की बधाई। मैं पहली बार यवतमाल में हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरे कार्यक्रम महाराष्ट्र में ही लगे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ किताब में मैं बिजी था, तो इस वजह से थोड़ा पब्लिक अपीयरेंस कम हो गया है। तो पहले अपने किताब का प्रचार भी कर लेता हूँ कि अभी एक राजकमल प्रकाशन से किताब आई है, बाबा साहब की धम्म यात्रा, धर्मांतरण। तो अमेजन पे जाके देख लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, पढ़िएगा उसको। 1920 से लेके 56 तक जो जर्नी है, उनके भाषणों का तमाम कलेक्शन है। तो इस काम में बिजी था, इसलिए पब्लिक अपीयरेंस कम था। बहरहाल वीडियो बना के डाल रहा था। कई साथी देखते हैं, महाराष्ट्र में मुझे ज़्यादा देखते हैं, तो उन्हीं के राइटिंग स्पीचेस पे कुछ वीडियोस बनते हैं। और वैसे लोग मुझे प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन मैं अभी प्रोफेसर नहीं हूँ, और मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है कि नई राजकीय व्यवस्था में SC ST OBC का भविष्य, तो नए राजकीय व्यवस्था में ही अभी तक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मोदी जी की कृपा है, नहीं तो 7 साल पहले मैं प्रोफेसर हो चुका होता। तो नई राज्य व्यवस्था, और इससे ज्यादा कुछ कहना है क्या? चलिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ इस सभा में कि मंच का संचालन महिला कर रही है, और आधा से ज्यादा मंच पे आप लोग आगे चले गए उधर, आधा से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर मंच पे उपस्थित थी। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि बाबा साहब यही चाहते थे ना, किसी समाज की प्रगति का अगर मूल्यांकन करना हो तो महिलाओं से ही उसका मूल्यांकन होगा। महिलाओं की प्रगति से मूल्यांकन करिए, तभी पता चलेगा कि सोसाइटी कितना डेवलप हुआ है। बहरहाल जो सब्जेक्ट दिया गया है बोलूँगा उस पर। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ, और अभी कई किताबें की योजना है, छोटी छोटी 200-200 पेज की किताबें, क्योंकि बाबा साहब की राइटिंग इतना विशाल है और इतना स्कैटर्ड भी है कि एक जगह एक चीज़ नहीं मिलता है, अलग अलग वॉल्यूम्स में मिलते हैं। तो अम्बेडकरनामा शुरू करते वक्त
हमने सोचा कि पढ़ते पढ़ते कि इसको थीम बनाया जाए, थीमेटिक, जैसे धर्मांतरण को लेकर बाबा साहब के क्या क्या टेक रहे हैं, कैसे उनका पोजीशन बदलता रहा है, तो एक एवोल्यूशन दिखाया जाए। उसी तरह शिक्षा के सवाल पर बाबा साहब क्या सोचते थे, राजनीति को लेकर क्या सोचते थे, डेमोक्रेसी को लेकर क्या सोचते थे। फंड, 3 तरह के फंड उन्होंने लिए अपने जीवन में। एक फंड उन्होंने जनता के लिए लिया, जनता उनकी पत्रिका थी। एक फंड उन्होंने इमारत फंड शुरू किया था, और एक फंड उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, 3 पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाए थे। 2 पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़े थे, और उनके परिनिर्वाण के बाद तीसरा पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आया है। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी चंदा लेते थे। तो इसमें भी लोगों के पास जाना चाहिए कि आखिर चंदा लेते थे तो चंदा का करते क्या थे। संस्थाएं उन्होंने बनाई, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाए, और ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब सब्जेक्ट पे आऊंगा तो थोड़ा बैकग्राउंड बना दूं। इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सब इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में खड़े हुए। इसलिए ये जानना जरूरी है। सब पे छोटी छोटी किताब रहेगी, तो खास तौर से हिंदी मराठी में तो किताबें हैं। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर प्रदीप अलगावे साहब, आज उन्होंने मुझे खाना खिलाया नागपुर में, और मैं जाता हूं तो उनसे मिलता हूं, वो अपनी किताबें मुझे देते हैं, और कभी कभार अगर मैं छापता हूं तो मैं भी दे देता हूं। तो हम लोग आइडिया का एक्सचेंज करते रहते हैं। पॉलिटिकल क्लास जो सोचना है सोचे, जो करना है करे, लेकिन सवाल उठेंगे। चलिए, इनिशियल बैकग्राउंड के साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरह की बात सुनना चाहते हैं। मीठा वाला, गुदगुदी वाला, मीठी मीठी, या वो क्या बोलते हैं साउजी मटन, तीखा वाला, कड़वा, चलिए पक्का। हमसे आजकल बहुत नाराज लोग हो जाते हैं। नाराज इसलिए होते हैं, एक सवाल और पूछता हूं। आप में से सबको एक ऑफर देते हैं कि या तो जैसे साहब अभी सरर साहब बैठे हुए हैं, जेएनयू में प्रोफेसर बनना है, 100 करोड़ का बिजनेस देना है, और 10 टिकट बांटना है मुझे, खासदार बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार का। जितने लोग बैठे हैं, 3 ऑप्शन है आपके सामने, आप क्या पसंद करेंगे? ईमानदारी से बोलिए, फंस गए ना? आप सब न प्रोफेसर बनना चाहेंगे, न इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहेंगे, सब क्या मांगेंगे? एमएलए और एमपी का टिकट पहले। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जितना जगह जाता हूं मैं टेस्टिंग करता हूं कि क्या मांगेंगे। बाबा साहब ने यही सिखलाया था क्या? बाबा साहब क्या कहते थे कि राजनीति से सब कुछ हल हो जाएगा, कि और कुछ था? तो और कुछ था, तो क्या था? और मैं समझता हूं कि जब नई राज्य व्यवस्था में हम बात करें तो थोड़ा सा सवाल और पलट देता हूं कि नई राज्य व्यवस्था में, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर में, सिस्टम में, उसको बनाने में, मतलब कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने में दलितों की भूमिका, तब मजा आएगा कि दलित क्या कर रहे हैं। और मैं खास तौर से फोकस करूंगा दलित कम्युनिटी पे, इसलिए क्योंकि बाबा साहब के जो मेन श्रोता थे, मेन ऑडियंस थे, जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, वो अस्पृश्य समुदाय के लोग थे। अगर बाकी लोग को ठीक लगे तो मेरी बात मान लीजिएगा, और नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फोकस करूंगा दलित समाज पर। कि बाबा साहब ने जो बहुत सारी बातें कही, और मैं कह रहा हूं कि ये दलित कम्युनिटी, क्या एक सवाल छोड़ता हूं कि बाबा साहब के पूरे दर्शन को, फिलॉसफी को, आइडियाज को क्या दलित राजनीति ने सर के बल खड़ा कर दिया है? ये सवाल मैं छोड़ता हूं कि जरा सोचिए। क्योंकि जो अभी इलेक्शन के समय पिछली बार था ना, 400 पार संविधान बदलना है ना। अभी मैं आ रहा था, मेरे 2 साथी हमको लेने गए थे नागपुर,
तो उन्होंने कहा मुझे कि महाराष्ट्र में फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा काफी स्ट्रांग है। मैं जानता हूं, मैं महाराष्ट्र में खूब आता हूं, ये स्ट्रांग है जानता हूं। तो फिर बाबा साहब के राजनीतिक विचारों के विरोधी लोग कैसे चुनाव जीताते? ये सवाल कि बाबा साहब के विचारों को जो दफना देना चाहते हैं वो फिर यहां चुनाव कैसे जीतते हैं? इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझाइए। और मैं तो बोलता हूं, खुल के बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। साहब लोगों ने गिरफ्तार भी करवा लिया तो क्या हो गया, मुकदमे चलते रहेंगे। आखिर आप सोचो जाकर, और मैं दलित राजनीति हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है। आपके महाराष्ट्र के ठावले साहब, वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में भी दो सारथी हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। क्यों इन पे सवाल नहीं उठेगा? अरे मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मेरा भाई भी उस पार्टी से जाकर चुनाव लड़ेगा तो मैं जेब से 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने जाऊंगा। मैं वैसा विचारधारा का आदमी हूं। और आप लोग जात जात पे, नाते रिश्तेदारी पे वोट देखते हैं और विचारधारा गायब। जय भीम, जय फूले, जय साहू। कई बार लोग वोट देता है जाके तो वही वोट मारता है। ठीक कह रहा हूं नहीं? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम भी तो हैं। सवाल हम पे क्यों नहीं उठेगा? शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 आप उठाकर जाके पढ़िए एक बार। उसमें बाबा साहब ने क्या लिखा है? 53 या 54, 53 और 54 नंबर पॉइंट। उन्होंने साफ और साफ लिखा है, जाके कोई क्रॉस चेक कर सकता है। और मैं किसी से भी बहस के लिए इस मुद्दे पर तैयार हूं। मैं अम्बेडकरिज्म का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूं, हिंदी लिटरेचर पे काम करता हूं, इतिहास में काम करता हूं। लेकिन कथित अम्बेडकरवादियों ने मुझे चुनौती दे दी कि अम्बेडकर में बहस हो। बिना बाबा साहब को पढ़े, उनके मीनिंग को समझे, आधा अधूरा इंटरप्रिटेशन और सोशल मीडिया पे गालीबाजों की फौज, नारेबाजों की फौज, ये कहां से आया? अम्बेडकरी मूवमेंट में गालीबाज है, आ सकते हैं क्या? तो इसका मतलब है ना प्लांटेड है, पेरोल पे है किसी का। उस मैनिफेस्टो में साफ साफ उन्होंने लिखा कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। जाके घर में किताब होगा, पलट के देख लीजिएगा, अंग्रेजी वाला वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में। कम्युनिस्टों से भी नहीं होगा कि उनको सैद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन बाकी स्पेस उन्होंने छोड़ दिया था। आज हमारे नेता बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, हमें बहुत नारा लगाएगा 14 तारीख को, बहुत जोर जोर से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाएगा, और उन्हीं मूर्तियों के नीचे बाबा साहब के विचारों को दफन किया जा रहा है। सही है गलत? क्या लगता है आपको कि हमें हमारी बोली नहीं लगी होगी? जब इतने एफआईआर करवा के, गिरफ्तारी देके, प्रमोशन रोक के, वीजा रुक गया, पासपोर्ट विदहेल्ड है, तब भी मैं खुल के बात कर रहा हूं। क्यों? मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूं, मैं अम्बेडकरिज्म का स्टूडेंट हूं। मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, और जो समझ में आता है दबा के बोलता हूं। तो जब बाबा साहब ने ये साफ कह दिया और ये भी कहा, मैं लेके चलता हूं कागज, ये कोई ना बोले, एकदम फाइल फोल्डर तैयार रहता है जो मुझे बोलना होता है, कि हमें राजनीति में जो समान विचारधारा वाले दल होंगे उनसे समझौते करने पड़ेंगे।
क्या दलित अपने बल पे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितवा सकता है? तो आपको जो नारा लगवाया कि हमें देश का हुक्मरान बनना है, राजा बनना है, पीएम बनना है, सीएम बनना है, बाबा साहब ये बोले थे। बाबा साहब ने कहा था वी हैव टू बिकम गवर्निंग कम्युनिटी। शरद साहब ठीक कह रहा हूं। 24 सितंबर 1944 का मद्रास का भाषण है, वो पूरा भाषण 10 पेज का है और उसमें गांधी के बारे में, गोलमेज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ। अंतिम में 2 पैराग्राफ खाली है कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करना है, समुदाय बनाना है। और आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा दिया नारों में? ये खाली राजनीति करना है, देश में हुक्मरान बनना। एक सांस में SC ST OBC नाम ले लेते हो। ये मिथ है कि रियलिटी है? पॉलिटिकल बहुजन बना, वो कल्चरल बहुजन नहीं बना। क्या बाबा साहब के जमाने में जो सामाजिक अंतर विरोध, जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस अस्पृश्य समाज के बीच थे, क्या आज खत्म हो गए? जाके पढ़िए, उसी किताब में है। मांग, महार, मातंग, ऋषि समाज, वो जो पैराडॉक्स थे, चमार, तो पैराडॉक्स थे जो उस समय थे, क्या आज महाराष्ट्र में खत्म हो गए हैं? बिहार में कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा, हो गए खत्म? नहीं खत्म हुआ तो इसको पहले खत्म करने की जिम्मेदारी थी कि सबको झंडा लेके चुनाव लड़ने जाना था। विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जात जात की पार्टी बनाकर किसको मदद कर रहे हो ना, हम जानते हैं। जब भारतीय गणराज्य पर, जब भारतीय संविधान पर हिंदू राष्ट्रवादियों का हमला हो गया हो, तो दलित को जो है जात जात की पार्टी बनाकर और सीएम पीएम बनने का ख्वाब देखना चाहिए। नहीं, जरा चुनाव लड़के देखिए ना, एक चुनाव हम लड़ चुके हैं, अब एकेडमिक्स में ज्यादा फोकस है। आई एम नॉट अपॉलिटिकल, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन अभी जो पूरा लोकसभा चुनाव के समय नारा चला जो सही था। किताब रेफरेंस दे सकता हूं कि जब संविधान सभा में, जब संविधान लागू हुआ, आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ के लोगों ने संविधान को नहीं माना, बाबा साहब नेहरू दोनों के पुतले को, तब भी निर्लजता के साथ बाबा साहब का भी नाम ले रहे हो और जाके उनके पालकी में उनका पालकी ढो रहे हो, शर्म नहीं आती? ये वही करना था बाबा साहब का नाम मतलब। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा नहीं पता आपको? अभी रामजी लाल सुमन का केस सुना है, पता है आपको? सपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी चल रहा है आगरा में हंगामा, सोशल मीडिया चेक कीजिए। हिंदू राष्ट्र क्या क्या घोषणा होगा कि नहीं आज से मनुस्मृति लागू है और हिंदू राष्ट्र आ गया? नो, नेवर। बाबा साहब ने खुद कहा है, खुद बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक स्केलेटन है, अस्थि पंजर है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो उसमें ब्लड और फ्लेश का काम करेगा। संविधान अपने आप में क्या है? कभी घोषणा नहीं होगी ना। संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसको खत्म कर देगा, बात खत्म हो गई। अभी हो नहीं रहा है। अभी कौन सा बिल आया, वक्फ बोर्ड बिल, पता होगा आप लोग को? और हमारे कई दलित बैकवर्ड लोग जब जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मुसलमान को टाइट कर रहे हैं, हमारे ही लोग कहते हैं कई बार। तो तुमको अभी पता नहीं भैया, इतिहास पढ़ाता हूं, जितना पीछे देखता हूं ना उतना आगे भी देखता हूं। 15 साल ठहर जाओ, जब टाई सूट वगैरह पहने सब उतर जाएगा, खाली टाई गले में रहेगा, बाकी सब उतर जाएगा, डोंट वरी। क्यों?
आप में से जितने लोग पढ़े हैं, मैं कई सभाओं में पूछता हूं, एंड दिस इज रेपुटेशन, बट आई बिलीव दिस इज नेसेसरी रेपुटेशन। बार बार पूछना पड़ेगा मुझे। मेरे दोस्त हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये महाराष्ट्र के ही, इधर के ही, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। तो उनको लग रहा था कि मैं प्रो कांग्रेस बोल रहा हूं, तो मैंने कहा नहीं, मैं इतिहास नरेट कर रहा हूं। कि जब संविधान पे खतरे हो तो हम अकेले अपना डफली बजाएंगे, इसका मतलब कि हम किसी और को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये समझिए। आप में से जितने लोग पढ़े हैं, मुझे लगता है 2, 4, 10, 20 रुपया फीस देकर पढ़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे। ठीक कह रहा हूं गलत? डॉक्टर साहब बोले हमारे कि हमने मेडिकल MBBS किए थे, यही यवतमाल से किए थे शायद, लेकिन कितना फीस दिए थे? तो 2350 रुपये। वेरी गुड। अब कितना है? अब MBBS करा लो, अब PG करा लो मेडिकल में। एजुकेशन का खत्म होना, दलित मिडिल क्लास का खत्म होना है। और अभी भी अगर नशा चढ़ा है कि हम देश में शासन कर लेंगे, अरे स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ जॉब। उसको चलाने के लिए जो बाबा साहब कह रहे थे कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, उनको शरद साहब जैसे 500 प्रोफेसर चाहिए, 500 फिलोसोफर चाहिए, 500 जर्नलिस्ट चाहिए, हजारियों एडवोकेट चाहिए। वो फॉर्मेशन जो हो रहा था इंडियन रिपब्लिक में, और जब संविधान आदर्श स्थिति है, देखिए ऐसा नहीं था कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो उसी दिन से पूरा कंप्लीट लागू। एक आइडियल, एक आदर्श स्थिति था संविधान कि उसको अचीव करना है। संविधान सभा में कई लोग कहते हैं कि हमने भाई आरक्षण मिला, संविधान में प्रोविजन हुआ, तो बाबा साहब अकेले तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तो नहीं लिख रहे थे ना। देयर वर 296 मेंबर्स। पूरा डिबेट हुआ, बहस हुआ, एक सहमति बनी कि शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है सदियों से। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल फोकस में था कि सदियों से इनको इनह्यूमन ट्रीट किया गया है, तो इनके लिए कुछ प्रोविजन किए थे। तो एक सहमति बनी इसमें, तब यह प्रोविजन हुआ ना। सारे संविधान में 296 में से 295 लोग सब मनुस्मृति वाले होते, मनुवादी होते। जरा सोचिए, इसमें जोड़ दीजिए थोड़ा सा। तो जो संविधान, जो मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक का जो पूरा जहां से निकलता है वो बन पाता। बहस हुई, उसमें कई तरह के लोग थे, लेकिन नेहरू, अंबेडकर जैसे लोग जो मॉडर्न सोशलिस्ट आइडिया से जो प्रभावित थे, वो लोग जीते। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेड। बाबा साहब उस सरकार में शामिल हुए। बाबा साहब से ज्यादा कांग्रेस से किसी ने नहीं लड़ा होगा, बता दीजिए, लिख के, पढ़ के, बोल के, तब तमाम वो शामिल हुए ना उस सरकार में। उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने लखनऊ में 24 अप्रैल 1948 1948 जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो पूना सत्याग्रह हुआ था, उसकी बरसी मनाई जा रही थी लखनऊ में, वहां उनका क्लैरिफिकेशन दिया है, पढ़ लीजिए जाके। किसी झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं। बाबा साहब का पूरा आइडिया जॉन डेवी के फिलॉसफी से, उनके गुरु थे अमेरिका में, वहां से प्रभावित था, उनसे प्रभावित था कि मैं इसलिए गया कि अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकूं, तब वो रिजर्वेशन मिला है। अच्छा, 26 जनवरी 50 को लागू हो गया। तो कई लोग कहते हैं कि ये किसी सरकार की वजह से थोड़ी हुआ, बाबा साहब करके गए तो हुआ। ये सही है? हाँ ना में बोलिए कि बाबा साहब खाली प्रोविजन करके गए उसमें, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रोविजन किया उसमें
उसी वजह से ये पूरा मिडिल क्लास तैयार हुआ। फ्री में एजुकेशन, आप लोगों को तो पढ़े होंगे ना, फेलोशिप, वजीफा, 3-3 नौकरियां, पेंशन, सब अब कहीं नहीं लगे। भाई बाबा साहब का परिनिर्वाण 1956 में हो गया। बोले उनकी वजह से मिला, तो मैं कह रहा हूं भैया ऐसा है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अभी भी तो संविधान है। बाबा साहब का संविधान साहब माथा में लगाते हैं इसे, अभी भी तो है। तो अब आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? शिक्षा क्यों महंगी हो रही है? रोजगार क्यों खत्म हो रहा है? संविधान तो अभी भी है। तो नहीं भजन करेंगे सिर्फ। 4 नेता खड़ा होकर बोल दिया कि ये एकदम शत्रु नंबर 1 है, ये शत्रु नंबर 2 है। राजनीति ऐसे नहीं होता है। इसलिए जो हिंदू राष्ट्र आ रहा है, हमारी पालकी पे भी बैठ के आ रहा है, उसे सही में कह रहा हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या कहा था कि संविधान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। किनके हाथ में संविधान है उससे तय होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। संविधान खराब हो लेकिन उसके लागू करने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। संविधान अच्छा हो और लागू करने वाले लोग अगर बुरे हुए तो संविधान बुरा हो। आजादी के बाद और आजादी के पहले, आजादी के बाद से 26 जनवरी जब इंडियन रिपब्लिक बनता है, बर्थ होता है उसका, तब से लेकर 77 तक कांग्रेस का राज रहा है। मैं इतिहास नरेट कर रहा हूं, बाकी आप तय करो कौन आपको अच्छा लगता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे जो करना है मैं तो करूंगा। 77 तक कांग्रेस का राज रहा, ठीक है जी। 2.5 साल के लिए जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर जनता दल कुछ दिनों के लिए, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, और अभी मान लीजिए तीसरा टर्म 15 साल। तो 21, 6, 27, 30, 35 साल मान लो, 32-33 साल। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इधर अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। आप इसकी तुलना करो। मैंने राहुल गांधी को एक दिन एक चिट्ठी दिया था, एक सभा में थे, कि आपकी दादी का ये चिट्ठी है और 1973 में लिखा हुआ, जरा पढ़ लीजिए चिट्ठी में, कि इंदिरा गांधी ने सब चीफ मिनिस्टर को निर्देश दिया था कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए हरिजन, उस समय हरिजन वर्ड यूज होता था, उन पे एट्रोसिटीज बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, एक सेल बनाइए और जितने वैकेंसी हैं सबको भर दीजिए। तो वो भी मनवादी थी नहीं। बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था, तो हमारे दलित भाई लोग तो पूरे देश भर में बैंक थे नहीं, थे ना, सारे बैंकर तो दलित ही थे। जब जमींदारी उन्मूलन हो रहा था तो सारे जमींदार तो दलित ही थे। जब प्रिवी पर्स खत्म हो रहा था तो सारे राजे महाराजे तो दलित ही थे देश में, पूरा नहीं, आपका नुकसान हो रहा था। मैं तो कई बार कहता हूं कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी क्यों लगानी थी। संविधान उस समय भी था, संविधान अभी भी है। संविधान का उस समय इस्तेमाल किया गया, आप संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये है बात असली। तो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो दलित लोग को नौकरी नहीं मिली, मिली ना, बढ़िया भी एयर कंडीशन वाला मकान बनाए हैं, कार खरीदे ना। जमींदारी हो तो आपकी कितनी जमींदारी थी कि चली गई। जितने मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, आपको तो इमरजेंसी याद होगा शायद, पकड़ पकड़ घर से ले जाकर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया जाता था, अखबार में ऐड निकलता था। एट्रोसिटीज किए तो तुरंत थाने में जेल। ये सब, हम कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन चूंकि आपने नई राज्य व्यवस्था, तो ये नई राज्य व्यवस्था यही है
इंडियन रिपब्लिक वर्सेस हिंदू राष्ट्र। तो जब रिपब्लिक बन रहा था तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा था, घी की नदी नहीं बन रही थी लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा था, आपसे लोगों की सिंपैथी भी थी ना कि एट्रोसिटीज बहुत हुआ, कुछ लोग मदद भी करने आ जाते थे। फ्री एजुकेशन, नौकरी, एक एक आदमी तीन नौकरियां तो मुझे ही मिल चुकी है। तो इस समय जो दलित मूवमेंट उभरा वो क्या रास्ता दिखा रहा था? बाबा साहब का एक भाषण है, मैं उसमें कोट करना चाहता हूं और वो जरूरी है, मैं कई बार बोलता हूं लेकिन यहां भी बोलना जरूरी है। ये 16 जनवरी 1949 को इन्होंने मनमाड़ में एक प्रोग्राम में कहा था और पॉलिटिक्स में भी कहा था, एजुकेशन में भी कहा था और स्ट्रेटजी में भी कहा था। उन्होंने कहा, बहुत लंबा भाषण है लेकिन कुछ पंक्तियां मैं सुनाता कि हमें कभी दूसरे दलों के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा, अलायंस करना पड़ेगा। जो पार्टी हमारा कल्याण करेगी वही पार्टी हमारी करीबी होगी। हमारे कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम से जिस पार्टी के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे उस पार्टी से गठजोड़ करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब। आजकल दलित लोग 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है। महाराष्ट्र में तो और है, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है, चीता के साथ फोटो लगाता है, इसे एकदम जाकर सीधे पार्लियामेंट में कब्जा करने वाला चीता पे बैठ के। सही है। आगे कह रहे हैं कि नैतिकता पे बहुत बात कर रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वही मैं बताता हूं। राजनीति की तरह शिक्षा का भी महत्व है। किसी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? इस दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षणिक संस्थाओं की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया है। सिद्धार्थ कॉलेज में फिलहाल 2400 छात्र पढ़ रहे हैं, उनमें से 160 छात्र हमारे हैं, मतलब एस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या ये डिबेट में आप सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर कोई डिबेट है? अरे लीडर्स पैदा होते हैं विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, इलेक्शन में नहीं होते हैं। आरएसएस का लीडर सरस्वती शिशु मंदिर में से पैदा होता है। तो खाली एक नारा सीख लिए, बाबा साहब ने कहा तो हुक्मरान बनना, भजन करते जा रहे हो। आगे भी तो कुछ है। हुक्मरानों के लिए बाबा साहब ने ही कहा, इसलिए मैंने कहा कि दलित समाज और राजनीति ने बाबा साहब और फूले के विचारों को सर के बल खड़ा कर दिया। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। फेलोशिप आपका महाराष्ट्र में बंद हो चुका है, पता है कि नहीं? सुना हमने, फॉरेन स्कॉलर जो फेलोशिप मिलता था, सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। इसके लिए कोई आंदोलन है? बाबा साहब ने जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे, सुन लीजिए, 1345 पाउंड राजे महाराजों नवाबों से उन्होंने चंदा लिया था। किस लिए लिया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए, छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए लिया था। उनके एजेंडा पे इंस्टीट्यूशन से अखबार निकाले, जनता, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, संस्थाएं थी, स्कूल और कॉलेज था। इसमें कोई बहस है? समाज में कोई बहस नहीं है। आगे कह रहे हैं कि 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा। 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। ठीक है, विधिमंडल में शामिल किया जाए।
दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। और तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई। हमें अलग चुनाव क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो बात करते हैं उसी के बारे में, कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिले। इससे हमारा भाग्य बर्बाद हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। जो भी मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? क्या करते रहना चाहिए? जो मिला है उसको लेना चाहिए, अधिक मांग करनी चाहिए। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही और नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। ये बाबा साहब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। इस बाबा साहब क्या करते थे? स्ट्रगल बार्गेन स्ट्रगल बार्गेन मूवमेंट करते थे ना। किसानों का आंदोलन, 20,000 किसानों का आंदोलन 1938 में किया बॉम्बे में। अब कोई आंदोलन हो रहा है? तो कह रहे थे प्रेशर बिल्डअप करना है और बार्गेन करना है। किसने समझा दिया कि देश का एकदम राजा बनना है, पार्लियामेंट के गुंबद पे जाके कब्जा कर लेना? कर पाओगे? और सत्ता मिल भी जाएगी तो व्यवस्था कैसे चलाओगे? बताओ मुझे। सत्ता मिल भी गई तो व्यवस्था चलाने के लिए प्रोफेसर साहब जैसे लोग चाहिए ना, इंग्लिश स्पीकिंग, कि जाके खाली वहां पे एमएलए एमपी लैड का फंड लेके कमीशन लेना है? पार्लियामेंट में बहस कौन करेगा? विधानसभा में बहस कौन करेगा? तो आंदोलन करने के लिए हम लोग, समाज जागृत करने के लिए हम लोग, और आप लोग भी आलतू फालतू लोगों को वोट देकर जितवा देते हैं। ऐसे लोग चाहिए ना पार्लियामेंट में 10-20। और रिटायरमेंट के बाद सब लोग को पॉलिटिक्स का कीटाणु और काटता है। रिटायरमेंट के बाद वी आर पॉलिटिकल पर्सन। इलेक्शन लड़ना सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होता है। सॉरी, एक और सुना देता हूं पॉलिटिक्स पे ही। वैसे तो मेरे पास मटेरियल बहुत है, लेकिन एक आध सुना के मैं खत्म करता हूं कि राजनीति का जो कीटाणु कटा है ना पूरा, उसी ने बर्बाद कर दिया दलित समाज को। वही लेके जा रहा है, कहीं से टिकट मिल जाए, कहीं से टिकट मिल जाए। खूब दुनिया भर में बाबा साहब की मूर्तियां बन रही हैं। 500 फीट का, ये देखिए, ताली बजाओ। हैदराबाद में इतना ऊंचा, ऑस्ट्रेलिया में इतना ऊंचा, यहां इतना ऊंचा, खूब ताली बजा रहा है लोग। यही तो चाहता है लोग, खाली गले में माला पहनाओ, विचारों में ताला मारो। गले में माला पहनाओ और विचारों में ताला मारो। क्या बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस भारत सरकार से छप रहा है? अभी आपने पूछा ये सवाल? नहीं पूछा। एक बार बताइए, बाबा साहब के 3 गुरु, बुद्ध, कबीर और फूले। फूले को अपना राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। तीनों की उन्होंने कितनी मूर्तियां बनवाई? कितनी? एक भी नहीं बनी। तो आप ज्यादा तेज हैं, हम ज्यादा तेज हैं कि बाबा साहब ज्यादा तेज थे? इसमें से तय कर देते हैं। खाली आप मूर्ति में तलाश रहे हो बाबा साहब को, पत्थर में तलाश रहे हो। अरे बन गया, बहुत लोग जान गए, सोशल मीडिया में घर घर में पहुंच गया। नेक्स्ट व्हाट? वो भी एक जरूरी चीज है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं चीज है, लेकिन सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज में आप लगा रहे हो। कभी सोचना जाकर कि बाबा साहब को मूर्तियों में तलाश रहे हो, वो विचारों में है, वो किताबों में है। किताब खरीद के घर में सेट लग गया होगा, बहुत लोगों को लग जाता है, वो ड्राइंग रूम में दिखाने के लिए कि बाबा साहब का राइटिंग स्पीचेस मेरे पास है। पढ़ते नहीं लोग। अब पढ़ भी लेते तो समझते नहीं है कि इसकी मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है।
बाबा साहब ने संस्थान खोले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अखबार, महाबोधि सोसाइटी। क्या करें, राजनीति में वो 45 के बाद, संविधान सभा के बाद राजनीति में दिलचस्पी लेना कम कर दिया। उन्होंने पूरा अटेंशन जो है ना वो कन्वर्जन पे, बुद्धिज्म पे लगाया पूरा, और कॉलेज खोलने पे लगाया, क्योंकि असली लीडर जो है ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पैदा होते हैं। तो एक और सुना देता हूं उसके बाद शरद साहब को। ये जुलाई 1953 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मराठवाड़ा का भाषण है बाबा साहब का, और 2 पैराग्राफ में सुना देता हूं। कह रहे हैं कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा कार्यकर्ता मानने लगे। यह भी माना जा रहा है कि चुनाव के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं, इसलिए चुनाव के समय सभी टिकट पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्या पाने की? टिकट। और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा सा अंग है। इलेक्शन तो एक ही दिन होता है ना, राजनीति तो 5 साल हो सकती है ना, 24/7 हो सकती है। तो खाली चुनाव लड़ना है, बस वही राजनीति है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती। समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह बात कार्यकर्ताओं को समझनी होगी। कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, चुनाव को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, चुनाव हारने पर निराश होकर आराम से सो जाना, और जीत जाए तो हाउस में जाकर मुंह सिल के बैठ जाना। क्या करना? हाउस में जाके चुनाव जीत के मुंह सिल के बैठ जाना। अगर आप लोग को याद होगा 2019 में 18-19 में एक रोस्टर का आंदोलन चला था विश्वविद्यालय का। नेता लोग कुछ नहीं बोले थे। नेता लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं खाली साहब हाथ उठाने के लिए। हमारे नेता, दलित नेता लोग, हम लोग चलाए थे, विश्वविद्यालय से चला था आंदोलन। उस आंदोलन की पहली शुरुआत जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से हुई। जाके देख लीजिए, सब रखा हुआ है अकाउंट। 22-23 फरवरी को कॉल दिया गया था, 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टर्न डाउन करके भारत सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा 200 रोस्टर पॉइंट के लिए। लेकिन इस सब काम का आप लोगों को महत्व नहीं, खाली टिकट चाहिए। आपके कितने हजारों बच्चे प्रोफेसर बन सकते हैं। उसी में 10,000 प्रोफेसर बनेगा तो उसी में हो सकता है 100 पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाए, 100 हिस्टोरियन बन जाए, 100 लिंग्विस्ट बन जाए। क्योंकि एक प्रोफेशनल आदमी को बनने में, एक वकील को बनने में, एक स्कॉलर को बनने में 20 बरस कम से कम लगते हैं। कमर कुर्सी एक करना पड़ता है। 20 में शुरू करेंगे तो जाकर 40 की उम्र से आर्टिकल और किताब निकलना शुरू होता है। और आप लोग तो रेडीमेड चाहिए, हैव ए किटकैट, हैव ए ब्रेक, रेडीमेड चाहिए ना। तुरंत रिटायर हुए, अब चलो इलेक्शन लड़ते हैं। आरएसएस से भी सीखिए। मोदी जी को पीएम बनाने में 90 साल तैयारी की है। हर जगह उनके लोग हैं, रिसर्चर हैं, सब कुछ है। यहां तो मैंने देखा है कि रिसर्च, शोध, इस पे हमारे समाज के केंद्र में है ही नहीं। कोई स्कॉलरशिप है? कोई अगर अभी पूछे कि जरा रिसर्च करने के लिए 1 साल का फेलोशिप दीजिए, जरा एक आर्टिकल किताब निकालना है, इसमें से लोग नहीं देगा। आप बोलेंगे अभी टिकट दिलाना एमएलए का 2 करोड़ लेके आ जाएगा। कोई एजेंडा पे नहीं है रिसर्च। लोग समझते हैं सोचना, लिखना, कोई इसमें कोई पैसा लगता है क्या? अरे कार्ल मार्क्स को 1 लाइन लिखने के लिए कि दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, कितना सोचना पड़ा होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने के लिए बाबा साहब को कितना सोचना पड़ा होगा।
कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फुटनोट रेफरेंस लगता है, ये सब एजेंडा में नहीं। एक और बात कहता हूं, नेताओं के लिए मैं कह रहा हूं, नेताओं के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्ययन। और किस चीज का अध्ययन? बाबा साहब वो भी कह रहे हैं, पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ पाना संभव नहीं है। हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता के कर्तव्य, कर्म, उसका काम क्या है, नेता की जिम्मेदारियां ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अन्य समाज के नेताओं जैसी हमारे समाज के नेताओं की हालत नहीं है। अन्य समाज के नेता सभाओं में जाते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, तालियां बटोरते हैं और आखिरकार गले में माला पहनकर लौट आते हैं। अपने समाज के नेताओं को इतना भर करने से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह से पढ़ना, सोचना, समाज की उन्नति के लिए दिन रात मेहनत करना, यह हमारे नेताओं को करना पड़ेगा। तभी वह लोगों का थोड़ा बहुत भला कर पाएंगी, तभी वो सच्चे नेता बन पाएंगे। आपको लगता है नेता बनना आसान काम है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरा नेता होना दूसरे की तरह नहीं है। जब मैंने आंदोलन छेड़ा तब किसी भी तरह का संगठन नहीं था, खुद ही मुझे सभी काम करने पड़े। संगठन बनाना पड़ा, अखबार शुरू करना पड़ा, प्रेस चलानी पड़ी, खुद ही चलानी पड़ी, और इन शॉर्ट मुझे हर बात का शून्य से निर्माण करना पड़ा, जीरो से। जो हुआ वह सब परिपूर्ण है ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा कहना है तो यह है कि जो हुआ और जो होना चाहिए वो बहुत कम है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे की राह लंबी है जो हमें तय करनी है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह मानो आंदोलन का पौधा लगाया है, उसे सींच कर बड़ा करना है। कहने का मतलब यही है कि हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बहुत है। जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो इसमें हमारे नेता उसके साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं, और नेता के साथ आप खड़े हैं कि नेता के खिलाफ आप खड़े हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन जब भारतीय गणराज्य और हिंदू राष्ट्र में संघर्ष मुकाबला होगा, जब हमला होगा भारतीय गणराज्य का, तो मैं भारतीय गणराज्य के साथ हूं, इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं, क्योंकि दलितों को जो कुछ भी मिला वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक से मिला, और जिसकी वजह से कास्ट का लोकेशन डिसलोकेट हो गया। कुछ प्रोफेसर बन गए, कुछ आईएएस बने, और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा मनुस्मृति में है। वो चाहता है कि जो डिसलोकेट हो गया है कास्ट, अब अपार्टमेंट में आ गया है दलित लोग, इसको पुराना जो है वापस लाओ, इसको वर्ण व्यवस्था में लागू करो। इसके लिए घोषणा नहीं होगा, बाबा साहब का नाम भी लिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जो इस अवसर की बात बाबा साहब कह रहे थे कि संघर्ष करके और प्राप्त करते रहना है, वो सारे कुछ खत्म हो जाएंगे। शिक्षा खत्म, दलित मिडिल क्लास खत्म। अभी 5,000 प्रॉपर्टी वाले, 5,000 करोड़ के प्रॉपर्टी वाले हमारे समाज में कुछ ही लोग होंगे। अभी इंडस्ट्री नहीं है, शेयर मार्केट में आपका कुछ नहीं है, लैंड प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिला जुला के एक चीज जो बनी थी वो एजुकेशन से दलित मिडिल क्लास का निर्माण हुआ था। भारतीय गणराज्य संविधान के हिसाब से वो मिल रहा था, जिससे हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने। मैं नहीं कह सकता कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में ये हुआ कि ब्रांडेड कपड़े पहने घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, नौकरियां हैं। इसलिए अपने अपने घरों से लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स मतलब खाली चुनाव वाला नहीं, इंटेलेक्चुअल लीडर्स तैयार कीजिए। और मैं कह रहा हूं तो मैं इसको अपने पे लागू भी करता हूं, और आपको चलते चलते बता दूं, वैसे मैं कहता नहीं हूं लेकिन कहना बेहद जरूरी है। एक YouTube चैनल है, देखा आप लोगों ने, अम्बेडकर नामा,
नहीं देखा? देख लीजिएगा। उस चैनल ने क्राउड फंडिंग करके 2 बच्चों को विदेश बढ़ाया, एक जर्मनी एक लंदन, एक अभी कलकत्ता में बच्ची पढ़ रही है। ठीक, अगर ये एफर्ट अगर हमारे जैसे आम लोग कर सकते हैं, साधारण लोग, इतने संगठनबाज नेता घूम रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं। बाबा साहब पाई पाई का हिसाब देते थे, ये लोग हिसाब भी नहीं देते। लेकिन एक बढ़िया मॉडर्न स्कूल नहीं खुला है, 10 बच्चे को पीएचडी नहीं करा विदेश में, और वो खरोच चंदा आप ही लोगों से लिया है। तो आप लोग का नौकरी सब खत्म होगा, वो चंदा भी खत्म, उसके बाद वो भी झाल बजाएंगे। और दूसरी बात ये नहीं कि मैं अपने घर में कहूं कि नहीं मैं ज्ञान देता चलूं कि स्कॉलर बनना चाहिए, और अपने घर में बोलूं कि नहीं आईएएस का एग्जाम दे लो। नो, नॉट एट ऑल। तो मेरा बेटा अभी जर्मनी में मास्टर्स कर रहा है, 12 साल नौकरी बची है, अगर ठीक ठाक रहा तो मैंने कहा 10 साल तक चुपचाप पढ़ो, पीएचडी करो, जैसे साहब 2 पीएचडी किए हैं वैसे अभी एक जर्मनी में करो, एक ऑक्सफोर्ड में करो, पोस्ट डॉक्टर लो, अमेरिका जाओ, पहले 10 साल 15 साल पढ़ो, समझो। तो भी बाबा साहब पे ही काम कर रहा है। जेंडर के क्वेश्चन पे उन्होंने डिसर्टेशन लिखा है मास्टर्स के लिए। तो लोग लीडर्स बनाने पड़ते हैं। अपने घर से आप चाहते हैं कि 22 साल में बेटा मेरा नौकरी चला जाए, खूबसूरत बहू मिल जाए, दहेज भी मिल जाए और सब कुछ हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। उसको 20 साल के लिए पूरी तैयारी करवाइए, तब वो लीडर पैदा होगा। नहीं तो लीडर नहीं पैदा करेंगे तो आपका भविष्य डीलरों के हाथ में है, और वैसे डीलरों के हाथ में है जो जाके हिंदू राष्ट्र में आपके पूरे भविष्य की गिरवी रख देगा। शुक्रिया, जय भीम।